बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर सिलेक्शन स्ट्रक्चर में से ही एक स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट के बारे में है। सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे इस नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर की तरह की है, बिल्कुल उसके अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इसे। अगर इसकी वर्किंग की तरफ देखें तो इसका काम भी एग्जैक्टली वही है कि बहुत सारी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करके किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये रिलेटिवली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से ज़्यादा इजी है, लेकिन जहाँ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो लास्ट में जाके हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो लिमिटेड केस में ये उसका बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकता है। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर जो है उसको लिखा कैसे जाता है सी प्लस प्लस। तो ये सबसे पहले पहली लाइन पे अगर हम फोकस करेंगे तो स्विच के नाम से जो है वो आपको ये मैंने रेड करके जो है वो शो किया है। दिस वन, ये पॉइंटर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। स्विच लिखेंगे और ब्रैकेट में जो है कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कंपैरिजन हो सकता है, कोई इक्वेशन हो सकती है जिससे हमें कोई सर्टन वैल्यू मिलती है। उसके बाद हम ये करली ब्रैकेट आपको नज़र आएगी। करली ब्रैकेट के बाद हमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आएंगी, केस सम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसमें मल्टीपल केसेस की फॉर्म में नेस्टेड इफ को बदल दिया गया है केसेस के साथ। जहां हम एल सिर्फ लिखते थे वहां हमें अब केस लिखा हुआ नजर आएगा, केस कांस्टेंट वैल्यू। तो बेसिकली ये जो स्विच के अंदर एक्सप्रेशन है इसको केस के अंदर जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये मल्टीपल केसेस हमारे पास हैं, जो एक्सप्रेशन स्विच के अंदर वाले एक्सप्रेशन के साथ मैच हो जाएगा उसके अंदर लिखी हुई ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। तो बहुत सारे केसेस हमारे पास हो सकते हैं, सब के अंदर ये स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। तो जिस केस के कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हैं वो करेक्ट होंगे उनकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तमाम केसेस के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है ये रेड कलर से मैंने इसको लिखा है, ब्रेक स्टेटमेंट। दिस वन ब्रेक स्टेटमेंट बुनियादी तौर पे स्विच का जो फ्लो है स्टेटमेंट का उसको ब्रेक करने के लिए है। जैसे ही अवेलेबल केसेस में से कोई एक केस जो है वो ट्रू हो जाएगा तो हम हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले जाएगी, अगली स्टेटमेंट पे ले जाएगी जो कि स्विच स्टेटमेंट के बाद आनी है। तो जिस तरह ये हमने पहला केस लिखा है, ये दूसरा केस लिखा है, एंड दिस इज फॉर सो ऑन, वी कैन राइट एनी नंबर ऑफ केसेस। और हर केस एक कंडीशन को एवेल्युएट कर रहा होगा। जिस केस से रिलेटेड कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे ही उसके नीचे लिखी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगी और प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो अगली स्टेटमेंट चला जाएगा, स्विच स्टेटमेंट का काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल एंड में ये रेड कलर से हमने लिखा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्विच की अगर डिटेल आप देखें, the switch statement compares the result of single expression with multiple cases। तो सिंगल एक्सप्रेशन के मल्टीपल केसेस जो हैं उसको एवेल्युएट करती है। बुनियादी तौर पे जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है जिसका रिजल्ट कोई इंटीजर हो या कैरेक्टर वैल्यू। और एक्सप्रेशन जो भी एवेल्युएट करते हैं एट द टॉप ऑफ द स्विच स्टेटमेंट ओवर हेयर पहली लाइन में
यहाँ जो भी एक्सप्रेशन एवेलुएट होता है उसको फिर हम केस के अंदर जो है वो कंपेयर करते हैं, केस का जो एक्सप्रेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं और उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस जो है वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर उसका रिजल्ट मैच कर जाता है विद एनी केस, तो करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स एंड द स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं। केसेस की तादाद की कोई लिमिट नहीं है। नोट दिस पॉइंट, एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी यूज इन वन स्विच स्टेटमेंट। एक और चीज़ जो हमें सिंटैक्स में नजर आई वो थी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का जो लेबल है दैट अपेयर एट द एंड ऑफ ऑल केस ब्लॉक्स, यहाँ पे सिंटैक्स में हमें जो है ये एंड में नजर आया है। इट एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस लेबल। तो ये हमने मल्टीपल जो केसेस दिए थे, हमारे एक्सप्रेशन का रिजल्ट किसी से भी मैच नहीं हुआ, सारे के सारे जो ऑप्शन थे वो गलत हो गए। तो जैसे नेस्टेड इफ के अंदर लास्ट में हम एल्स लिखते थे ना कि सारी कंडीशन चेक हो गई, हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो अब हम जाके जो है वो आखिरी ऑप्शन एल्स देते हैं कि समथिंग इज इनवैलिड, कि कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, तो उसके लिए हम ये डिफॉल्ट लिखते हैं। तो यहाँ एक चीज़ जहन में रखने की है, इट इज़ द यूज़ ऑफ डिफॉल्ट इज़ ऑप्शनल। ज़रूरी नहीं है कि स्विच स्टेटमेंट का हिस्सा डिफॉल्ट ज़रूर हो, ये ना भी हो तो स्विच स्टेटमेंट अपना काम करेगी। अगर ये होगा तो ये हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि अगर सारे केसेस रॉन्ग हो जाएं तो फिर हमें ये बताएगा कि जो भी ऑप्शन यूज़र ने दिया है एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट है वो इनवैलिड है। इसी तरह पोजीशन की बात जहाँ तक है कि हमने यहाँ पे लिखा है आफ्टर ऑल द केसेस, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। द पोजीशन ऑफ द डिफॉल्ट लेबल इज नॉट फिक्स, इट मे बी प्लेस बिफोर द फर्स्ट केस स्टेटमेंट और आफ्टर द लास्ट। सबसे पहले लिखा जा सकता है, ये केस जो पहला केस था इससे पहले लिखा जा सकता है, आखिरी केस के बाद भी लिखा जा सकता है। तो इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, आप इसको शफल कर सकते हैं, आप कहीं पर भी इसको जो है वो डिफॉल्ट केस को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये है कि डिफॉल्ट या शुरू में हो या एंड में हो। तो कॉमन जो प्रैक्टिस है उसमें जो डिफ़ॉल्ट की स्टेटमेंट जो डिफ़ॉल्ट लेबल है वो लास्ट में लिखा जाता है, ताकि सारी कंडीशंस जब एवेलुएट हो जाएं तो फिर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो, वो डिस्प्ले है। और जहाँ तक ब्रेक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, हर केस के साथ लिखी हुई है। हर केस के एंड में जो है आपको ये मैंने रेड किया है, इसको ब्रेक स्टेटमेंट नज़र आएगी। ये प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करती है। ये बेसिकली हमारी स्विच जो है इसकी बॉडी का हिस्सा है, इस स्विच को ब्रेक करेगी जैसे ही कोई केस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम के कंट्रोल को जो है वो एग्जिट कर देगी स्विच की बॉडीज। ठीक है, अगर ब्रेक को यूज़ नहीं करेंगे तो सारे केसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, तो प्रोग्राम को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पहले ही केस में हमें रिजल्ट मिल जाता है तो फिर बाकी के जितने भी n-1 केसेस हैं हमें उनको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट कर देगी स्विच स्टेटमेंट को, और प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो स्विच स्टेटमेंट के बाद जो अगली स्टेटमेंट है उस पर चला जाएगा। तो दो पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं जो जहन में रखना ज़रूरी है। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स। नंबर 2, डिफ़ॉल्ट इज़ ऑप्शनल। डिफ़ॉल्ट को आप चाहें तो यूज़ कर लें और ना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था ब्लू करके, इसको इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, आप इसको कहीं पे भी स्विच स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस और डिफ़ॉल्ट जो है ये करली ब्रैकेट के अंदर इनसाइड द बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट जो है वो एनक्लोज होंगे। सिंटैक्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले एक एक्सप्रेशन को हम एवेल्युएट करेंगे। जैसे ही स्विच के सामने जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा, उस बुनियाद पे हम पहला केस देखेंगे, केस 1, राइट। उसकी बुनियाद पे हम केस को देखेंगे, पहला केस। अगर पहला केस सही है तो उसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा।
अगर पहला केस सही नहीं है तो फिर हम सेकंड केस को एवेल्युएट करेंगे, सेकंड केस भी मैच नहीं होता एक्सप्रेशन के साथ तो फिर इसको भी स्किप कर देंगे, फिर थर्ड केस आएगा एंड दिस इज फॉर सो ऑन। और सारे केसेस जब एवेल्युएट हो जाएंगे, अगर कोई मैच हो जाता है तो प्रोग्राम का कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा, अगर कोई मैच नहीं होता तो फिर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। सर आपने कहा है कि जब सारे केसेस फॉल्स हो जाएंगे तब हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगाएंगे। तो अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमारे सारे केसेस फॉल्स हैं या नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट स्टार्ट में लिखे तो फिर इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी, असल में ऐसा है कि प्रोग्राम लिखने से पहले प्रॉब्लम का पता होता है हमें। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि वीक में 7 डेज हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हमें पता है कि वीक में 7 डेज हैं। हर डे को एक नंबर असाइन किया जा सकता है, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, राइट? ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो हम यूज़र से कहते हैं कि कोई एक नंबर एंटर करे ताकि हम स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से बता सकें कि ये नंबर किस दिन के साथ करस्पॉन्ड करता है, राइट? हम यूज़र को कहते हैं कि 1 से 7 तक आपने एंटर करने हैं, इसमें से कोई नंबर एंटर करना है। यूज़र इनमें से कोई भी नंबर एंटर नहीं करता। अगर यूज़र 1 to 7 कोई भी नंबर एंटर कर दे तो फिर तो कोई एक दिन जो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा कि फलां दिन के साथ ये नंबर रिलेट करता है। अगर यूज़र 8 या 9 या 10 एंटर कर दे तो इतने तो हफ्ते में दिन ही नहीं होते, राइट? तो इस केस में हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें बता देगी कि ये जो ऑप्शन दिया है यूज़र ने ये इनवैलिड है। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। कोई और किसी के ज़हन में क्वेश्चन है? सर ये जो हम एल्स यूज करते हैं ये हम पास्ट स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं? जी अल्टरनेटिव ऑप्शन। ओके, अगर का केस जो है वो रॉन्ग है तो क्या सिचुएशन होगी? ओके सर। ट्रू केस के केस में आप इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉल्स के केस की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप एल्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ जो डिफॉल्ट है वो इसी तरह है जैसे इफ एल्स के अंदर आप एल्स सर अगर लिखते हैं। स्टेटमेंट ऊपर नीचे जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, चलें आगे चलते हैं जी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें स्विच स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। स्टेटमेंट है जी एग्जांपल की, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट several weeks days and display the name of the day. For example, if you enter 1 it display Friday and so on. बिल्कुल जैसा अभी मैं क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस कर रहा था, सेम एग्जांपल है ये हमारे पास कि ये हमसे वीक के डेज में से किसी एक का नंबर पूछे। जब हम नंबर दे दें तो ये हमें बता दे कि कौन सा दिन है। यहाँ इस चीज़ को हमने ज़हन में रख लिया कि पहला दिन जो है उसे हम फ्राइडे कह रहे हैं एंड सो ऑन। दूसरा दिन जो है वो सैटरडे हो जाएगा, तीसरा दिन जो है वो संडे हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए कैसे अचीव कर सकते हैं? सिंटैक्स को ज़हन में रखेंगे, उस चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले वो नंबर डिक्लेयर किया है हमने, कोई इंटीजर नंबर है जो यूज़र से वैल्यू लेगा कि वीक का कौन सा डे जो है वो एंटर करना चाहता है, जिसका नेम वो जानना चाहता है यूज़र। तो साथ ही हम यूज़र को इंस्ट्रक्शन दे देंगे सी आउट एंटर नंबर ऑफ अ वीक डे, हफ्ते के दिन का नंबर लिखो। सी इन स्टेटमेंट लिख दी है सी इन एन कंसोल इनपुट। कीबोर्ड के ज़रिए यूज़र वैल्यू एंटर कर देगा, वीक का डे जो है उसका नंबर एंटर कर देगा। तो अब यूज़र का काम ख़त्म हो गया, अब प्रोग्राम का काम शुरू होता है। यूज़र ने हफ्ते के दिन का नंबर लिखना था। से इन से वैल्यू देने के बाद यूज़र अपना काम कर चुका है।
अब स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हमने हफ्ते के 7 डेज में से, वीक के 7 डेज में से सिलेक्ट करके पता करना है कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो कौन सा दिन बनता है। तो ये स्विच है और ये ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है जिसका आंसर जो है कोई इंटीजर है या कोई कैरेक्टर हो सकता है। 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने इंटीजर लिया है n को, यानी यूज़र को इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा। तो यहाँ स्विच के अंदर वो नंबर मौजूद है। अब यहाँ जो भी नंबर आ गया है यूज़र की तरफ से, उसको हमने केस के सामने लिखे हुए नंबर्स के साथ कंपेयर करना है। जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो काइंडली इस एग्जांपल के कंप्लीट होने का वेट करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्विच और उसके अंदर ये एज ए एक्सप्रेशन हमने एक कांस्टेंट नंबर लिया है यूज़र से, उसकी वैल्यू स्विच के एक्सप्रेशन में आ गई है। कोई भी नंबर यूज़र 1 से 7 के दरमियान एंटर कर सकता है। तो ये बॉडी शुरू हो गई स्विच के। उसके बाद ये केस आया है, पहला केस, और उसकी केस की वैल्यू है 1, यानी हफ्ते का पहला दिन। तो अगर हफ्ते का पहला दिन हो तो डिस्प्ले होना चाहिए फ्राइडे, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक हो जाना, रुक जाना चाहिए। अगर हफ्ते का दूसरा दिन हो, केस 2, ओवर हेयर लुक एट दिस पॉइंट, ये मैं पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। ये 2 वैल्यू वीक के सेकेंड डे के साथ करस्पॉन्ड करती है, सी आउट सैटरडे, एंड देन अगेन ब्रेक स्टेटमेंट। थर्ड केस है, से अगर आपके पास नंबर 3 एंटर हो तो क्या डिस्प्ले करवाए, संडे, और स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर दे। केस में अगर वैल्यू आ जाए 4 तो चौथा दिन बनता है मंडे, मंडे डिस्प्ले करवा दे और स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट कर जाए। केस 5, केस में वैल्यू अगर आ जाए 5 तो सी आउट कर दे ट्यूसडे, और ब्रेक स्टेटमेंट फर्दर चेक ना हो, स्विच स्टेटमेंट एग्जिट हो जाए। एंड फाइनली केस 6, सी आउट वेडनेसडे, केस 7 सी आउट थर्सडे, एंड सो ऑन। और डिफ़ॉल्ट में ये है कि अगर इनमें से 1 2 3 4 5, ये जितने हर केस के आगे एक नंबर आप देख रहे हैं 1, ये केस 2 के सामने 2, केस 3 के सामने 3, केस 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, केस 6 के सामने 6, 7 के सामने 7। अगर इन 7 में से कोई भी केस यूज़र ने एंटर नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हमारे पास क्या, सी आउट इनवैलिड नंबर, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए कि यूज़र ने इनवैलिड नंबर एंटर किया है। अब एक एग्जांपल वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगी। तो ये मैंने एक मॉडल आउटपुट लिखी है कि फॉर एग्जांपल सी इन एन में ये वैल्यू जो यूज़र ने दी है यहाँ पे, दैट इज़ 3। ये आउटपुट में पहली लाइन में देखें, एंटर नंबर ऑफ अ वीक डे, यूज़र ने एंटर कर दिया नंबर 3। तो हम चेक करते हैं कौन से केस के आगे 3 लिखा हुआ है। लेट चेक, ये जी ये पॉइंट है हमारे पास जहाँ केस के सामने एक्सप्रेशन कांस्टेंट जो वैल्यू है वो 3 है। तो फिर क्या डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे, संडे। और जैसे ही संडे डिस्प्ले हो जाए, ना आगे चेक करने की ज़रूरत है और ना उसका कोई फ़ायदा है, सिंपली स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर दे, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा संडे। इस तरह से हमारी ये एग्जांपल कंप्लीट हुई। सर जब कोई एक्सप्रेशन और केस मतलब मैच हो जाए, दोनों का आंसर सही ट्रू हो जाए, हाँ। सर उसके बाद ब्रेक हो जाए तो बाकी नहीं आएगा कोई भी आंसर। मतलब लेट्स सपोज हमने फ्राइडे को मान लिया, फ्राइडे अगर शो हो जाए फिर बाद में सारे कैंसिल हो जाएंगे। नहीं, सारों को पढ़ेगा ही नहीं वो। इसका एडवांटेज ये है कि ये सारी स्टेटमेंट को फिर देखेगा ही नहीं। जब उसको आंसर मिल गया उसके बाद ये फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेगा कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। हर केस डिफरेंट और यूनिक है, तो आपकी इंटर करदा जो वैल्यू है वो किसी ना किसी एक केस के साथ मैच हो सकती है, सबके साथ मैच नहीं हो सकती। सर अगर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नहीं देते और यूज़र जो है वो एन जो कोई भी है इन 6 के अलावा अगर कोई डिजिट यूज़ करता है 7 के ये अलावा स्टेटमेंट आउटपुट में क्या देगा? कंप्यूटर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगी स्क्रीन। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है।
दिस इज अ सिंपल कैलकुलेटर एक्चुअली। एक प्रोग्राम है दैट इनपुट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एन ऑपरेटर एंड एन अदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तीन चीजें ले यूजर से, पहले एक नंबर ले, फिर एक ऑपरेटर ले, फिर एक दूसरा नंबर ले। इट डिस्प्ले द रिजल्ट बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द गिवन नंबर। जो दो नंबर एंटर किए हैं उन पे ऑपरेटर जो भी है उस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करे। इफ द ऑपरेटर इज अ डिवीजन, अगर डिवीजन का ऑपरेटर जो है वो यूजर ने एंटर कर दिया है तो वो चेक करे, मेक श्योर करे कि जो डिवाइजर है वो 0 के बराबर ना हो, कि डिवाइडेड बाय 0 ना हो जाए। इफ ऑपरेटर इज नॉट प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, देन द प्रोग्राम शुड प्रिंट एन एरर मैसेज। अगर जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अलावा कोई सिंबल जो है वो एंटर कर देता है यूज़र, तो एरर मैसेज डिस्प्ले करे कि आपने इनवैलिड ऑपरेटर एंटर किया है। आइए देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये दो नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपने डिक्लेयर किए हैं। ये मेरा पॉइंटर जो है वो हाईलाइट कर रहा है इनको, ए और बी हमने नाम रखा है नंबर्स का। और एक ये हमने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसका नाम रखा ओपी फॉर ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर जो सिंबल्स हैं ये कैरेक्टर्स हैं, इनकी डाटा टाइप जो है वो कैरेक्टर कंसिडर की जाती है। ये तीनों चीज़ें हमने यूज़र से लेनी है विद द हेल्प ऑफ सी इन। सी आउट में जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारी तरफ से हिदायत है यूज़र के लिए। सी इन में उस हिदायत के मुताबिक हम वैल्यू रीड करवाते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। यूज़र कीबोर्ड के ज़रिए वैल्यू देता है और हम उसको प्रोग्राम जो है उसको रीड करता है। तो सबसे पहले आप देखें ये लिखा गया है एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो सबसे पहला नंबर आपका ए है। दूसरा फिर ये सी इन करके ऑपरेटर लिया है, इंटर एन ऑपरेटर, सी आउट करके फिर कहा गया है एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सी इन करके बी को रीड कर लिया गया। ये तो रूटीन की प्रैक्टिस है हमारी। अब हम स्विच स्टेटमेंट पर आते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन की जगह हमने ऑपरेटर लिखा है। ऑपरेटर की जो वैल्यू है ओपी, जो वेरिएबल आपने या कांस्टेंट आपने लिया है, ये कैरेक्टर वैल्यू है। ये देखें आपने जहाँ इसको डिक्लेयर किया है तो आपने मेंशन किया है ये कैरेक्टर है। तो स्विच के एक्सप्रेशन में या इंटीजर हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है, तो इस टाइम हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। तो ये करली ब्रैकेट से स्विच की बॉडी को शुरू किया, उसके बाद केसेस शुरू हो गए। पहला केस है फर्स्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। केस प्लस, अगर ऑपरेटर जो है वो प्लस एंटर किया है यूजर ने, तो सी आउट ए प्लस बी और ब्रेक कर दें। सेकंड केस में आते हैं, केस ये माइनस का साइन है, जिसको एज ए कैरेक्टर ले रहे हैं इसलिए सिंगल कोटेशन में इंक्लोज किया है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दे, सी आउट ए माइनस बी एंड ब्रेक स्टेटमेंट। केस मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखें सी आउट में लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय बी। और इसी तरह सी आउट डिवीजन, तो डिवीजन का केस है, उसमें इसने कहा था कि चेक करना है कि जो सेकंड नंबर है वो 0 तो नहीं है, अगर डिवाइडेड बाय 0 ना हो तो चेक करें इफ बी इज इक्वल टू 0। अगर सेकंड नंबर 0 है तो सी आउट कर दे डिवीजन बाय 0 है, नहीं हो सकती, इनवैलिड है। अदरवाइज डिवाइड कर दे। एल्स में जाके क्या ऑप्शन है, अगर डिवाइडेड बाय 0 नहीं होता तो डिवाइड कर दे ए डिवाइडेड बाय बी। ये ए डिवाइडेड बाय बी एक्शन परफॉर्म हो गया, ब्रेक। और डिफॉल्ट में लिखा है कि अगर इन चार के अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अलावा कोई ऑपरेटर दे दिया है तो फिर क्या प्रिंट कर दे, डिफॉल्ट में लिखा सी आउट इनवैलिड ऑपरेटर। और ये प्रोग्राम इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारे पास शो हो रही है। मिसाल के तौर पे यूजर ने पहले एंटर किया 5.2, ये ए की वैल्यू है। ऑपरेटर एंटर किया मल्टीप्लाई का, और दूसरा नंबर एंटर किया 1.3। तो ये हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का केस, ये वाला है जी मल्टीप्लिकेशन का केस। तो सी आउट क्या करेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी और ब्रेक कर देगा। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया गया है।
ये बहुत सिंपल है जी। इसमें सी इन सी आउट की बजाय लोकली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ग्रेड एक वेरिएबल कांस्टेंट लिया है। यहाँ पे कैरेक्टर उसकी डाटा टाइप है और यहीं पे आप वैल्यू चेंज करेंगे जब आप प्रोग्राम का जो है वो रिजल्ट देखना चाहते हैं कि क्या निकलेगा। तो ग्रेड ही हमारा एक्सप्रेशन है जो कि कैरेक्टर वैल्यू रखता है। तो ये स्विच के अंदर जो पैरेंथेसिस है इसमें हमने ग्रेड लिख दिया। ये स्विच की बॉडी स्टार्ट हो गई। पहला केस है ग्रेड ए, ठीक है, तो प्रिंट कर दे एक्सीलेंट और ब्रेक कर दे। दूसरा केस है ग्रेड बी, प्रिंट कर दे वेल डन। तीसरा केस है सी, प्रिंट कर दे सेटिस्फैक्टरी है। चौथा केस है कि अगर डी हो ग्रेड की वैल्यू तो प्रिंट कर दे यू पास, और एफ अगर वैल्यू तो लिख दे बेटर ट्राई अगेन, मीन्स योर परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, यू हैव टू ट्राई अगेन। और अगर इनमें से कोई भी ना हो, ए बी सी डी और एफ में से कोई भी ग्रेड की वैल्यू ना हो, कुछ और लिख दिया जाए इधर, तो डिफ़ॉल्ट में ये ऑप्शन लिखा है कि इनवैलिड ग्रेड आपने लिखा है, ये ग्रेड एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें ये वैल्यू मेंशन हो। मसलन ए बी सी डी और एफ है, आप ई लिख देते हैं तो वो इनवैलिड कंसीडर होगा। अब जो भी केस ट्रू था उस हिसाब से ग्रेड की कोई वैल्यू आ गई होगी तो मेंशन कर दे योर ग्रेड इज फलां, योर ग्रेड इज डी, ठीक है। तो इस केस में यहाँ देखें वैल्यू दी है डी, ठीक है। तो हम देखें किस केस के अंदर वैल्यू जो है वो डी लिखी गई है। तो ये हमारे पास केस है जिसमें वैल्यू डी लिखी गई है। तो क्या प्रिंट होगा, लिखा हुआ आएगा यू पास। ये देखें आउटपुट में लिख दिया यू पास, ब्रेक हो गया। और फाइनली ये लास्ट में जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा योर ग्रेड इज डी, योर ग्रेड इज डी, एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, शुरू में मैंने ये कहा था कि नेस्टेड इफ के मुतबादल के तौर पे जो है वो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उसके मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या कॉमन और क्या डिफरेंस जो है वो हमें नज़र आएगा। तो पहली चीज़ जो इसने मेंशन की है स्विच के बारे में कि इट इज़ इजी टू यूज़ व्हेन देयर आर मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइसेस हों तो ये आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। इट यूजेज अ सिंगल एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल चॉइसेस। एक एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ करता है जो स्विच के अंदर हम लिखते हैं मल्टीपल चॉइसेस के लिए। ये रेंज को चेक नहीं कर सकता, ये कांस्टेंट वैल्यू को चेक करता है। इट कैन चेक ओनली कांस्टेंट वैल्यू। तो जहां हमें कोई कांस्टेंट वैल्यूज मिलें वहां पे हम स्विच यूज कर सकते हैं। जहां पे वेरिएबल वैल्यूज, जहां हमें पता हो कि वैल्यू चेंज हो सकती है या वैल्यू की रेंज हमें बतानी हो कि इससे बड़ी है इससे छोटी है, तो फिर हम स्विच को यूज नहीं कर सकते। जहां हमें इंटीजर परफेक्ट पूरी वैल्यू मिल जाए या करेक्टर वैल्यू मिल जाए तो वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें चाहे जितने भी केस हों ये सिंपल है, अंडरस्टैंड करना आसान है, क्योंकि नेस्टेड इफ में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसलिए अंडर सम चॉइसेस अगर रेंज का मसला ना हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, तो फिर स्विच स्टेटमेंट जो है वो बेहतर होती है। लेकिन अगर वैरायटी हो, रेंज ऑफ वैल्यूज को चेक करना हो, तो फिर हम नेस्टेड इफ को इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे अंडर सर्टन एडवांटेज एंड सर्टन लिमिटेशन जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये है जी हमारी आज की डिस्कशन। तो इस हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हों तो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसको स्टडी कीजिएगा फर्दर। जब आप पढ़ेंगे तो इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए यही थी हमारी डिस्कशन। फिर मुलाकात होगी मंडे को हमारी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।